नमस्कार बंधुओं। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग विचार करेंगे कि भारत में जो राजपूत थे उनके बारे में इतिहासकार क्या सोचते हैं कि ये राजपूत जाति कैसे उत्पन्न हुई थी, इसके पीछे क्या सिद्धांत थे, क्या विचारधारा थी, इसके बारे में आज हम लोग विचार करते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करें। लेकिन इससे पहले वीडियो शुरू करें, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करने के लिए हम तरह तरह के वीडियो आपके समक्ष लाते रहेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। मानव जाति के इतिहास में केवल राजपूत ही एक ऐसी जाति थी जो बर्बरता के आघातों का अदम्य उत्साह से सामना कर रही थी और प्रहारों से भूमि स्पर्श करके फिर उत्साह से ऊपर उठ सकती थी और आपदाओं का सहर्ष स्वागत करती थी, ऐसा कर्नल टाड कहते हैं। तो कर्नल टाड ने राजपूतों की जाति के संबंध में अपना मंतव्य दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि जो बहुत ही साहसी थी और तमाम मुसीबतों का सामना करने के बाद भी फिर से उत्साह से खड़ी हो जाती थी। कर्नल टाड ऐसा मानते हैं कि वो अपनी आन बान और शान के लिए जीने वाले व्यक्ति थे। अब इन राजपूतों के बारे में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या है, वो आपको बतानी है। 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत व्यवस्था संगठित रूप से नहीं रह पाई थी। कहने का मतलब है कि प्राचीन भारत में जो व्यवस्था चली आ रही थी तो उसमें अनेकों बार संगठित रूप दिखाई दिया था, और खास तौर से हर्षवर्धन के समय तक उत्तर भारत में बहुत ही संगठित स्वरूप था राजनीति का। लेकिन उसके बाद में उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य हो गए। खास तौर से जब कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष हुआ, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, बाद में गुर्जरों ने भी प्रयास किया, तो क्या हो गया कि बिखर गया उत्तर भारत और फिर अनेक छोटे छोटे शासक हो गए। इन राज्यों में शासन करने के लिए राजपूत कहलाए, जो इन राज्यों के ऊपर शासन करने वाले जो शक्तिशाली लोग थे वो राजपूत कहलाए। इससे पहले भारतीय इतिहास में इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। यद्यपि राजपुत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, बहुत सारे स्थानों पर राजपुत्र शब्द का मिलता है, और जिसका मतलब होता है राजा का पुत्र। लेकिन यहां जो राजपूत शब्द उभर करके आया वो आया शासन करने वाले लोगों के समूह के रूप में, जो बाद में विभिन्न प्रकार की जातियों के रूप में विकसित होने लगा। तो वो ये कहते कि ये पहली बार ऐसा उपयोग में आया, बल्कि व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता था राजपुत्र शब्द की, राजा का बेटा है तो उसको राजपुत्र कहा जाएगा। इस प्रकार राजपूत समूह का उदय हुआ और 7वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर के 8वीं सदी के पूर्वार्ध तक, यानी कि लगभग 100 साल का वो पीरियड था, जिस पीरियड के अंदर बहुत तेजी के साथ इन शासन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई थी और इनका विकास हुआ था। अब जो प्रमुख सिद्धांत इनकी उत्पत्ति के बारे में दिए जाते हैं, उनमें कौन कौन सी खास सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम विचार करेंगे। तो पहला जो सिद्धांत है वो है विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसको कर्नल टाड के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दूसरा है क्षत्रिय नायकों से उत्पत्ति का सिद्धांत, इसको वेद व्यास, सीवी वैद्य और जीएस ओझा के द्वारा मान्यता दी गई है। तीसरा जो सिद्धांत है वो है भारतीय जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। एएमटी जैक्सन नामक एक विदेशी इतिहासकार हैं और वो पुरातत्ववेत्ता भी हैं। उन्होंने बहुत गहन अध्ययन के बाद ये बात कही है, उनका विचार है। और इसके बाद अग्निकुल का सिद्धांत है, जो चंद्रवरदाई ने दिया था। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहने वाला साहित्यकार था, जिसने कि पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें इसका वर्णन किया हुआ है। और
अगली जो मान्यता है वो अधिमान्य या सर्वमान्य मानी जा सकती है, जिसको कि मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पर बहुत अच्छी पकड़ रखने वाले इतिहासकार बीए स्मिथ, विंसेंट स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आइए इन सभी सिद्धांतों पर विचार करते हैं कि कौन सा इतिहासकार राजपूतों को किस नजर से देखता है। तो सबसे पहला सिद्धांत जो है वो विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसमें कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों जैसे शक, कुषाण और हूण आदि से हुई है। उनका कहना है कि भारतीय स्त्रियां हैं वो इन जाति के लोगों से विवाह करने लगी, चाहे वो अपनी इच्छा से करने लगी हो, चाहे चूंकि ये शासक वर्ग था इसलिए इसने अपनी इच्छा से शायद किया हो, और ये जब विवाह करने लगी तो उनसे जो उत्पन्न संतानें थी वे शासन सत्ता के करीब आ गईं और उसमें धीरे धीरे शामिल हो गईं, और इसीलिए ये लोग बहुत ही वीर और साहसी बने। इतिहासकार क्रुक्स और भंडारकर इसी सिद्धांत को बल देते हैं। क्रुक्स और भंडारकर इस सिद्धांत को समर्थन करते हैं, और जबकि इस सिद्धांत के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो कर्नल टाड है। कर्नल टाड का मानना है जो विदेशी आए हिंदुस्तान पर, जिन्होंने शासन स्थापित किया, आक्रमण किए और उन्होंने भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह किया, जिससे उत्पन्न संतानें धीरे धीरे राजपूत के रूप में विकसित होने लगी, ऐसी ये मान्यता है। अब बात ये आती है कि आखिर इस सिद्धांत के पक्ष में क्या बातें मानी जा सकती हैं, क्या तर्क हो सकती है। वो ये सबसे पहली बात कि इस काल से पूर्व के इतिहास में राजपूत शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। कहने का मतलब है जब इन जातियों ने, शक, हूण और कुषाण जातियों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, शासन स्थापित किया, उससे पहले इस शब्द का उपयोग नहीं मिलता है, इसलिए इतिहासकार ऐसा मानते हैं। अगली बात, शक और हूणों की तरह राजपूतों में भी अग्नि पूजा की पद्धति, जिस तरीके से शक और हूण अग्नि की पूजा करते थे उसी तरीके से राजपूत भी उसका अनुसरण करने लगे, तो हो सकता है कि ये उनसे उत्पन्न हुए। अगली बात, बलि और अश्वमेध यज्ञ प्रथाएं, बलि देने की प्रथा है, कोई सफलता मिल जाने पर, मुराद पूरी हो जाने पर बलि दी जाती थी, कहीं पर विजय हासिल करने पर अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, घोड़ा छोड़ करके यज्ञ किया जाता था। ये प्रथाएं कहीं न कहीं शक और हूणों से ली हुई प्रथाएं मानी जा सकती हैं, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। अगली बात, शारीरिक एवं मानसिक गुणों में समानता। शक, हूण और कुषाणों के जो शारीरिक गठन था वो लंबे, बड़े, चौड़े, बलशाली होना और मन से बहुत सशक्त होना, सुदृढ़ होना, उसी तरीके की विशेषताएं राजपूतों में भी दिखाई देती है। अगली बात, व्यवहारिक समानता दृष्टिगोचर होना। जिस तरीके से शक, हूणों और उनका कुषाणों का जो व्यवहार था वो आक्रामक था, साहसी था और वीरतापूर्ण था, लगभग उसी प्रकार की व्यवहार जो है वो राजपूतों के द्वारा किए गए, इसलिए ये इतिहासकार ऐसा मानते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है क्षत्रिय नायकों से उत्पत्ति का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे भारतीय विद्वान इस सिद्धांत को मानते हैं क्योंकि वो उनको सूर्यवंशी या चंद्रवंशी क्षत्रियों से उत्पन्न मानते हैं। जो प्राचीन भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण बताए गए थे, और उस समय जो क्षत्रिय लोग थे उनकी उत्पत्ति के भी बहुत सारे सिद्धांत थे। उनमें बहुत सारे अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, चंद्रवंशी कहते थे, रघुवंशी कहते थे और भी अनेक प्रकार के थे। इसी तरीके की परंपराएं लगभग राजपूतों के समूहों में भी विकसित हो गई, उनके समुदाय में भी हो गई। तो वेदव्यास जी और सीवी वैद्य और गौरी शंकर ओझा ऐसे इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में जो क्षत्रिय नायक थे, हीरोज थे, उनके आधार पर इनकी उत्पत्ति हुई है, और वो बहुत सारी समानताएं उनके संबंध में बताते हैं, इसीलिए वे उन्हें भारतीय मूल का मानते हैं। इसीलिए ये जो इतिहासकार वो ये कहते हैं कि राजपूत कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि ये भारतीय मूल के लोग हैं। अब इस सिद्धांत के बारे में
क्या तर्क दिए जाते हैं वो देखें। राजपूतों की प्रथाएं आर्यों की जीवन शैली से मेल खाती हैं। जो प्राचीन काल में आर्य होते थे है, उनसे जीवन शैली मिलती जुलती है, प्रथाएं मिलती है। अगली बात, राजपूतों की शारीरिक संरचना आर्यों के अनुरूप प्रतीत होती है। जिस तरह महाभारत काल में, रामायण काल में जो खासतौर से वैदिक युग के अंतर्गत जो क्षत्रियों का वर्णन मिलता है, आर्यों का वर्णन मिलता है, लगभग उसी तरीके की शारीरिक संरचना राजपूतों की है, इसलिए ये इतिहासकार ऐसा मानते हैं। अगली बात, अग्नि, सूर्य एवं चंद्र की पूजा अर्चना को देखते हैं। आर्य जिस तरीके से पूजा करते थे सूर्य, चंद्र, अग्नि, पृथ्वी इत्यादि की, उसी तरीके से राजपूत भी करते हैं। अगली बात है कि मेवाड़, जयपुर तथा बीकानेर के जो घराने हैं राजपूतों के, उन्होंने स्वयं को राम का वंशज माना है। उन्होंने बाकायदा पुस्तकें लिखवाई हैं और उन्होंने कई बार तो सभाएं की हैं और लोगों को बताया है कि हम राम के वंशज हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि ये राजपूत भारतीय नायकों से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय नायकों से उत्पन्न हुए। अगली बात, यज्ञ और बल की प्रथा। जैसे आर्यों के अंदर यज्ञ और बल की प्रथा थी, उसी तरीके की प्रथाएं राजपूतों में भी दृष्टिगोचर होती हैं। इसलिए इन इतिहासकारों का मानना है कि इनकी उत्पत्ति प्राचीन आर्यों से हुई है। अगली बात, तीसरा जो सिद्धांत है वो है भारतीय जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। अब यह भारतीय जातियों का तात्पर्य है भारत की मूल जातियां। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति मूल जातियों से हुई है। भारत की जो मूल जातियां, खासतौर से जिनको द्रविड़ कहा जाता था, और ये विंध्याचल पर्वत के आसपास रहने वाली जातियां थीं, जिनसे क्षत्रिय उत्पन्न हुए। चंदेल राजपूत गौड़ जाति से उत्पन्न हुए, ऐसा माना जाता है। ये जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि चंदेल जो राजपूत हैं वो गौड़ जाति से उत्पन्न हुए हैं। और रानी दुर्गावती, जिसका इतिहास में बहुत ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, वो इसी गौड़ जाति की थी। इतिहासकार जैक्सन, AMT जैक्सन ने विशद अध्ययन किया है जाति व्यवस्था का, भारतीय समाज का। उसके आधार पर वो कहते हैं कि खजारा नामक स्थान पर रहने वाली जाति खजरस कहलाई। खजारा एक स्थान था उस समय, वहां पर जो लोग रहते थे उनको खजरस कहा जाता था। और जैक्सन महोदय ये कहती हैं कि कालांतर में वही खजरस धीरे धीरे गुर्जर राजपूत बन गए। तो गुर्जर राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो उन्हीं खजरस लोगों से मानते हैं जैक्सन साहब। लेकिन इस सिद्धांत को बहुत से इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं। खासतौर से जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो इस सिद्धांत को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। परंतु हाँ, जैक्सन साहब ने अपने अध्ययन के द्वारा ये बात साबित करने की कोशिश अवश्य की है। अब इस सिद्धांत के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, तो वही उसी प्रकार के लगभग तर्क हैं कि शारीरिक संरचना में समानता दिखाई देती है। जो भारत की मूल गौड़ जाति थी या जो अन्य जातियां थी उनसे शारीरिक समानता दिखाई देती है। युद्ध के तरीकों में समानता, खासतौर से जैक्सन साहब एक बात का उल्लेख करती हैं, खान पान और युद्ध का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से मूल भारतीय तीर कमान, भाले और तलवारें, इन शस्त्रों का उपयोग करते थे, वही शस्त्र जो है वो राजपूतों ने उपयोग किए। और वो कहते थे कि जिस तरीके से खान पान और शिकार करने की प्रवृत्ति, जो मूल भारतीय थे उनकी शिकार करने की, क्योंकि उनका भोजन ही उस समय शिकार होता था, जंगलों में रहते थे, वहां से कंदमूल, फल फूल इत्यादि जो कुछ भी मिलता था वो खाते थे और बाकी शिकार करते थे। लगभग उसी प्रकार की प्रवृत्तियां राजपूतों में मिलती हैं। इसलिए जैक्सन साहब इस सिद्धांत को अपनी सबलता से प्रतिपादित करते हैं। अगली बात, रंग रूप एवं वेशभूषा, रीति रिवाजों पर्याप्त समानता। वो कहते हैं कि जिस तरीके से भारत की मूल जातियां अलग अलग स्थानों पर रहती थीं तो उनके अलग अलग रंग रूप होते थे, कहीं पर गोरे थे तो कहीं पर काले थे, कहीं पर सामान्य रंग के होते थे, और उनकी वेशभूषा भी अलग अलग प्रकार की होती थी। रीति रिवाज भी कुछ ऐसे थे कि
पेड़ों की पूजा करनी है, नदी की पूजा करनी है, और किस तरीके से विवाह करना है, किस तरीके से त्योहार मनाना है, ये सारी चीजें जैक्सन महोदय कहते हैं कि वो मूल भारतीयों से मिलती जुलती हैं। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति जैक्सन महोदय के अनुसार भारत की मूल जातियों से हुई है। अगला जो सिद्धांत है वो है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत जो है वो राजपूत स्वयं की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानते हैं। इस सिद्धांत में जो प्रतिपादन किया गया है वो चंद्रवरदाई के द्वारा किया गया है, जो पृथ्वीराज चौहान की दरबार का राजकवि था उस समय। उसने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें राजपूतों के बारे में उल्लेख किया है, फिर पृथ्वीराज चौहान के बारे में उल्लेख किया है, बहुत सारी वीर गाथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उसमें उन्होंने उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है अग्निकुंड, और वो कहते हैं कि जब पृथ्वी पर रक्षा करने के लिए क्षत्रिय नहीं रहे, मतलब क्षत्रियों की संख्या जब कम हो गई थी, तो ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर जाकर के 40 दिन तक यज्ञ किया था। और उनकी मान्यता लिखी, जैसा उन्होंने लिखा है, बहुत से लोग नहीं मानते इसको, वो कहते हैं कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली और एक वीर जाति को जन्म दिया, और इस वीर जाति को राजपूत कहा गया। और इस अग्निकुंड से उत्पन्न जो वीर थे वो 4 वंश, वो कहते हैं कि मूल रूप से पहले 4 वंश उत्पन्न हुए थे। वो 4 वंश कौन कौन से थे? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, ये 4 वंश मानते हैं। और वो कहते हैं कि बाद में इन्हीं वंशों से फिर दूसरे वंश भी उत्पन्न होते चले गए या विकसित होते चले गए। तो ये मान्यता है चंद्रवरदाई साहब की। लेकिन बहुत से इतिहासकार इस सिद्धांत को कपोल कल्पित मानते हैं, इसे स्वीकार नहीं करते हैं। अब इसके पक्ष में तर्क क्या दिए जाते हैं? पक्ष में तर्क दिए जाते हैं परशुराम द्वारा क्षत्रियों के वध किए जाने का मिथक स्वीकारना। हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर यह मिथक स्वीकार किया जाता है कि परशुराम ने क्षत्रियों का वध किया था, इसलिए जब क्षत्रियों की संख्या कम रह गई तो ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। अगली बात, ब्राह्मणों द्वारा किए गए यज्ञ का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मणों ने समाज की रक्षा के लिए यज्ञ करवाए और ईश्वर से प्रार्थना की कि किसी ऐसी जाति को, कुछ ऐसे लोगों को उत्पन्न कीजिए जिनके समाज की रक्षा कर सके। अगली बात, किंवदंतियों को प्रमाण के रूप में स्वीकारना। बहुत सारी किंवदंतियां हैं हमारे लौकिक शास्त्रों में, लौकिक ग्रंथों में, और जो विभिन्न प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो धर्म से संबंधित हों या धर्म से इतर हों, उनमें भी बहुत सारी किंवदंतियां इस तरीके की मिलती हैं, लेकिन कोई भी सार्थक प्रमाण इस संबंध में नहीं मिलता है। अब अगली बात है, अगला सिद्धांत है अधिमान्य या सर्वमान्य सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या है? अभी तक जितने भी सिद्धांत बताए हैं या जिनको हमने देखा है, उनमें यह स्पष्ट ही नहीं हो पाया कि आखिर राजपूतों की उत्पत्ति किस खास वजह से हुई है, किस खास सिद्धांत से हुई है। तब क्या विचार किया गया कि सर्वमान्य सिद्धांत किसको माना जाए। तो इसके लिए B.A. स्मिथ, जो कि मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के बहुत अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं, उन्होंने तमाम सिद्धांतों का अध्ययन किया, तमाम परिस्थितियों का अध्ययन किया, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि राजपूत किसी एक सिद्धांत विशेष से उत्पन्न हुए नहीं हैं, बल्कि ये एक मिश्रित जाति के लोग हैं, जिनमें से कुछ प्राचीन क्षत्रिय वर्ग से उत्पन्न है, कुछ विदेशी आक्रमणकारियों से उत्पन्न है, कुछ अन्य जातियों से उत्पन्न है, कुछ मूल भारतीय भी हो सकते हैं, और इस तरीके से ये एक मिश्रित जाति बन गई। और ये एक ऐसी मिश्रित जाति बनी जो युद्ध प्रेमी है, सत्ता को प्राप्त करने वाली है, और ये व्यावसायिक समूह है, प्रोफेशनल ग्रुप है। प्रोफेशनल ग्रुप का मतलब क्या है? व्यावसायिक समूह का तात्पर्य क्या है? व्यावसायिक समूह का तात्पर्य है एक ऐसा समुदाय जो निरंतर सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करता है। राज भोग इनकी रग रग में भरा हुआ है, उसके लिए चाहे इन्हें युद्ध करना पड़े, चाहे इनको कोई भी बलिदान देना पड़े, वो देने को तैयार हैं। इसीलिए विंसेंट स्मिथ इनको व्यावसायिक समूह की श्रेणी में रखते हैं।
और वो ये भी कहती हैं कि ये अपनी आन बान और शान की बात करती हैं। आन का मतलब है कि बिल्कुल डटे रहेंगे, शान, वान का मतलब है वाणी से बिल्कुल जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होगी। शान का मतलब है उनकी गौरव में, उनकी प्रतिष्ठा में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, उसे वो स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए इन तीनों चीजों का पोषण करने वाला ये समूह जो है, ये जातियां जो है, ये वर्ग है, वो व्यावसायिक समूह बन गया है। उनको उसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा विंसेंट स्मिथ मानते हैं। इसीलिए उन्होंने भारत पर लंबे समय तक शासन किया। विंसेंट स्मिथ का कहना है कि इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने लंबे समय तक हिंदुस्तान पर शासन किया है और बहुत अच्छी तरीके से शासन किया है। अधिकांश इतिहासकार इसी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, इसीलिए इसको अधिमान्य या सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? और पक्ष में तर्क है कि राजपूत जातियों में वैचारिक मतभेद है। विंसेंट स्मिथ का यह कहना है कि अगर अब से पहले बताए गए जो सिद्धांत हैं उनमें से अगर कोई एक सिद्धांत होता तो राजपूतों में वैचारिक मतभेद नहीं होता। राजपूतों में बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद है, एकदम विरोधी मंतव्य कभी कभी दिखाई देते हैं। तो विंसेंट स्मिथ कहते हैं वो इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति किसी एक समुदाय विशेष से नहीं है। अगली बात, संघर्ष की आनुवंशिक परंपरा। उनके वंश में, उनकी रगों में संघर्ष है, परिस्थितियों से जूझने का, लड़ने का जज्बा है, इसलिए सिद्धांत को मान्यता दी जाती है। अगली बात, राजपूत मिश्र संस्कृति का अनुकरण करते हैं। राजपूतों की जो कल्चर है वो कंपोजिट कल्चर है, मिश्र। कुछ उन्होंने दूसरी समुदाय की रीति रिवाज अपना लिए हैं, कुछ अपने हैं, कुछ नया है, कुछ पुराना है, अनेकता दिखाई देती है उसमें, मिश्रित है, इसलिए मानी जाती है इस विचारधारा को। अगली बात, शारीरिक संरचना में भी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। शारीरिक संरचना की दृष्टि से देखें तो कहीं कहीं पर राजपूत जो बहुत लंबे लंबे, चौड़े, तगड़े, बलिष्ठ हैं, कहीं पर छोटे कद के हैं, सामान्य कद के हैं, कहीं पर रंग रूप में देखें बहुत सुंदर हैं, गोरे हैं, कहीं पर काले और मध्यम रंग के भी दिखाई देते हैं। तो ये जो भिन्नता है, ये भिन्नता इस बात को बताती है कि शायद राजपूत मिश्रित सिद्धांत से ही उत्पन्न हुए हैं। अगली बात, व्यवहार एवं प्रवृत्ति समान नहीं है। राजपूतों का व्यवहार और प्रवृत्ति समान नहीं है। एक राजपूत समुदाय आक्रमणकारी का सामना करता है, लोहा लेता है, सब कुछ मर मिटने के लिए तैयार है उस पर, और उसी समय दूसरा राजपूत जो है उसी आक्रमणकारी से जाकर मिल जाता है। इसका मतलब है कि सबकी प्रवृत्ति और व्यवहार एक जैसा नहीं है। तो ये तर्क भी दिया जाता है कि इस तर्क से भी ये दिखाई देता है कि राजपूतों के व्यवहार में समानता नहीं है। इसका मतलब उनकी उत्पत्ति मिश्रित सिद्धांत से हुई है। अगर हम निष्कर्ष तौर पर देखें तो हम पाएंगे कि इस पूरे विवेचन से, इस पूरे व्याख्यान से ये स्पष्ट होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन बीए स्मिथ के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो कहीं ना कहीं हमें विश्वास करने पर बाध्य कर रहा है और बहुत सपोर्ट करता है, जिसके अनुसार राजपूत शब्द का प्रयोग एक ऐसे सामाजिक समूह के लिए हुआ है जिसका जाति और रक्त संबंधों से कोई सरोकार नहीं है। विंसेंट स्मिथ ये कहती हैं कि ये एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसका जाति और रक्त संबंध से कोई मतलब नहीं है, उसमें अन्य विभिन्न जातियों के लोग शामिल हैं। और अगर हम मध्यकाल के इतिहास को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि राजपूतों ने बहुत से विवाह अपनी जातियों से हटकर भी किए हैं। तो वहां पर रक्त संबंध का जो नियम है वो शायद टूटता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो कहने का मतलब है वो किसी भी सीमाओं में बंधे हुए नहीं है। मर्यादाएं तो हैं लेकिन बहुत सारी सीमाएं नहीं हैं। वो युद्ध प्रेमी हैं, सत्ता का सुख भोगने वाले हैं, ये पहले भी विंसेंट स्मिथ ने कहा और अब भी कह रहे हैं। और वो कहते हैं इसीलिए इस समूह को
एक ऐसे समूह के रूप में स्वीकार किया जाता है जो समाज पर शासन करने वाला समूह है। तो इस तरीके से हमने विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अभी बात की है आपसे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। विभिन्न इतिहासकार अपनी नजर से राजपूतों की उत्पत्ति को किस रूप में देखते हैं, आप तक मैंने ये वीडियो पहुंचाई, जानकारी पहुंचाई है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर कीजिए। निरंतर अध्ययन करिए। इतिहास के बहुत ही अच्छी बिंदुओं पर मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। निरंतर आप हमारे चैनल को देखते रहिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरीके से अध्ययन को जारी रखिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।